नमस्कार, आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे। यह परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को हुआ था। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर से है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन दिया गया 2018, 2017, 2020 या फिर 2019। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2019। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या फिर खारवेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल को माना गया है और इस वंश के शासकों की उपाधि श्री पर्वती थी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति या फिर रंगराजन समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अलग समिति। देखिए, वाई के अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता या स्वस्थ जीवन के लिए न्यूनतम कैलोरी मापन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया था। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या फिर राजस्व प्रबंधन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ग निर्माण। मौर्य काल में मार्ग निर्माण तथा इसकी देखरेख के लिए नियुक्त अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। माप तौल की जाँच करने वाला अधिकारी पोतवाध्यक्ष और राजस्व प्रबंधन अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता। देखिए, मानव विकास सूचकांक को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर सेन द्वारा तैयार किया गया था, जिसे UNDP द्वारा 1990 में स्वीकार किया गया। मानव विकास सूचकांक की गणना में सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजधानियां दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं। मत्स्य, मथुरा, कुरु, पोतन, सूरसेन, विराटनगर, अशमक, इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मत्स्य क्या हो जाएगा? विराटनगर, ठीक है, कुरु बी का 4, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन सी का 1, मथुरा और अशमक का पोतन। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिर्डल द्वारा, आशीष बोस द्वारा या फिर अमर्त्य सेन द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑस्कर लुईस द्वारा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, यह कथन है। और कारण दिया गया है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास या जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीति एवं विकास। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन दिया गया माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, VS वाकंकर या फिर VN मिश्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, VS वाकंकर। देखिए, VS वाकंकर ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 में की थी। कब किया था? 1957 में किया था। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय कितने स्मार्ट सिटी थे? वो उत्तर प्रदेश से 10 थे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 और
शहरों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब कितने हो गए टोटल? 17 हो गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्तमान में संघ राज क्षेत्र या भारत के राज्य दिए गए हैं। बालू उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी हरियाणा, हुलास गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3214, यानी कि ए का 3 हो जाएगा बालू हरियाणा, ठीक है, बी का 2 हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर, सी का 4 हो जाएगा पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, इसमें पूछा गया है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई या आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन या फिर पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। और दूसरा दिया है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि अटल नवोन्मेष मिशन नीति आयोग विभाग की एक प्रमुख पहल है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? VP वाडिया, NM जोशी, CF एंड्रूज या जोसेफ बैप्टिस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NM जोशी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या फिर राजगोपालन। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेचल कार्सन। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक्सला शैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है? 2 कथन दिए हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति या अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि इस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इसमें पूछा गया है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा या फिर परिवार नियोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिवार नियोजन। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। इतिहास से प्रश्न है। इसमें पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कुछ अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876, शाही पद अधिनियम 1878, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1869 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2143। ठीक है, यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सभ्यता दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया है? उससे संबंधित अवस्था दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता चारागाह, उत्तर वैदिक समाज जमींदारी, ऋग्वैदिक समाज कृषक या मध्यकाल नगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
4312। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो उत्तर वैदिक समाज आपका था बी का 3, कृषक समाज था। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो चारागाह था, यानी कि पशुचारण अवस्था थी। मध्यकाल कैसा था? मध्यकाल में जमींदारी। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4312, ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सिक्किम की भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? ऑप्शन दिया गया है क्रमशः 1951 और 1961 में, 1961, 1971 में, 1971, 1981 में और 1981 और 1991 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रमशः 1971 और 1981 में। देखिए कानपुर 1971 में और लखनऊ 1981 में 10 लाख जनसंख्या वाले नगर बने थे। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में 10 लाख जनसंख्या वाले कुल नगरों की संख्या 7 है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट कर्नाटक, मिरासी महाराष्ट्र, अडाडे तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हम लोग उसको छोटा कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1342। ठीक है, जजमानी बात करें तो उत्तर भारत में है, जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। ठीक है, अडाडे कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। 26 देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके राइटर्स का नाम है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गीता रहस्य, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अ नेशन इन मेकिंग, लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 3412। ठीक है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन हो जाएगा लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बी का 4, अ नेशन इन मेकिंग सी का 1 हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया? रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई वर्थ या लुई डुमांट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, रॉबर्ट ई पार्क। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज या चिक्का कृष्णराज? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हैदर अली। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। बाकी इन सभी से क्या होता है? इन सभी कारणों से वन्य प्राणियों की विलुप्ति हो रही है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। कारण में कहा गया कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ए भी सही है,
ठीक है, और कसक कारण भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, यानी कथन और कारण दोनों सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। एक कर्नाटक के हुबली में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा जहांदारी, पृथ्वी रासो, किताबुल हिंद और तबकाते नासरी। इसको आपको सीरीज में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3241। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3241। पहले हो जाएगा किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकाते नासरी और उसके बाद फतवाए जहांदारी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा गया है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन, ये भी करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। ये होगा UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। करंट के क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं देखेंगे क्योंकि उससे प्रश्न पूछने वाले नहीं है या रिपीट भी नहीं होगा। 1685 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह सेकेंड या शायस्ता खान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, अबुल हसन कुतुब शाह। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया, ये भी करंट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। देखिए इसमें दोनों आंसर सही है। और अकबर ने लड़कों की विवाह की उम्र 16 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष तय की थी या निर्धारित किया था। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। ये आपका करंट से क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ अधिकारी हैं, दूसरी तरफ उनके कर्तव्य दिए गए हैं। दीवाने तन, मुस्तारफी, मुशरिफ, वकियानवीश। कार्यालय को संभालने के लिए प्रमुख घटनाओं व फरमानों की सूचीबद्ध करना, जागीर व वेतन को देखना, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3412। तो 3412 यानी कि ए का 3 दीवाने तन क्या हो जाएगा? जागीर व वेतन को देखना। और बी हो जाएगा 4 मुस्तारफी यानी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ सी का 1 हो जाएगा कार्यालय को संभालने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी वाकियानवीस हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 38 का बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या चलिए देखते हैं हम लोग 39। क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिए भी करंट क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। वैसे इसका आंसर देख लेते हैं 39 का। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो इसका राइट आंसर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये मैच नहीं कर रहा है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वह बनाया गया था दिल्ली में, या दरगाह जो उनका दिल्ली में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। ये भी करंट से क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? शेखनूनी, शाहाब नहर, नहर बिहिश्त या नहर ए आगरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहाब नहर। देखिए अकबर के समय में दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने इस नहर का निर्माण और मरम्मत करवाया तथा इसका नाम साहब नहर रखा। इसने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था? साहब नहर। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। ये भी करंट से क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 44 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल, ये भी करंट से क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में ये भी फ्रांस के सहयोग से, भी करंट से क्वेश्चन है, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। यह भी करंट का क्वेश्चन है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 48 करंट से क्वेश्चन है। आइए 49 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? ये भी करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रेंगमा, ओंजे, शोम्पेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेंगमा। जो रेंगमा जनजाति है, यह जो कि असम और नागालैंड की है, ना कि अंडमान और निकोबार की। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। 51 ये तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इससे इस साल भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बाघों की जनगणना का रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा से सही है या है? भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। इसका राइट आंसर देना था, तो इसका राइट आंसर उसमें दोनों सही था, ए और बी दोनों सही था। ठीक है। वर्तमान में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया है, और इसके अनुसार 2022 में देश में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। वर्तमान में देश में कुल जो टाइगर रिजर्व है 54 है। कितने हैं? 54। ठीक है। और वर्तमान में भारत में 75% बाघों की जनसंख्या है। कितना है? 75%। उसमें कितना था? उस समय 70% था। तो राइट आंसर क्या हो गया था? ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या फिर रावी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। सतलज जो है ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की? करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजातियाँ दी गई हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। अंगामी, नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खस। ये मैच नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश जो खस जनजाति होती है वह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे अवस्थित होती है। आइए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका देखते हैं राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अपतटीय गश्ती जहाज। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 56, इसमें दिया गया एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है, इसको मैच कराना है। ठीक है। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीबेली झील तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं सीधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। इसमें सभी सुमिलित है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और कालीबेली झील 4 तमिलनाडु। तो 1 2 3 4। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 57, एक करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। 58 देखते हैं।
इसमें पूछा गया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और कारण में कहा गया कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक गलत है किंतु आर सही है। एक ए में क्या है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 59। एक करंट से क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। एक करंट का क्वेश्चन है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय उद्यान, एक दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, इंद्रावती झारखंड, मोल्लेम हरियाणा, कलेसर गोवा, बेतवा छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 4321 हो जाएगा, यानी कि इंद्रावती छत्तीसगढ़, बी का 3 मोल्लेम गोवा, और सी का 2 हो जाएगा कलेसर हरियाणा, और बेतवा झारखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ये देखिए, यह करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको या कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बाकी 3 को चुना गया था, भारत को भी चुना गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज दिया गया है, दूसरी तरफ उत्खनन शहर दिया गया है। तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैंगनीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2 और 4। कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो 2 सुमेलित नहीं है और 4 भी सुमेलित नहीं है। हम लोग लौह अयस्क की बात करें तो भीलवाड़ा, बेल्लारी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए, तांबा की बात करें चित्रदुर्ग में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तांबा पाया जाता है भीलवाड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा में। और मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज भीलवाड़ा में नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका चित्रदुर्ग में। तो ये दोनों क्या है? ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं। पूछा क्या है कि सही सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3 जो है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। एक करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। 66 देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। प्रश्न संख्या 67, यह जो है कि आपका करंट से क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 में पूछा गया है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो सबसे पहले जो यमुना नदी में मिलती है, सबसे पहले मिलता है आपका सिंध, फिर मिलता है बेतवा, फिर मिलता है सिंध मिलता है, फिर चंबल मिलता है। ठीक है। तो सिंध के बाद चंबल 3, 4, इसमें 3, 4 कोई ऑप्शन नहीं है। 68, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4312। यानी कि यमुना नदी में सबसे पहले मिलता है चंबल नदी, फिर सिंध नदी, फिर उसके बाद बेतवा, फिर केन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4312। यानी कि सबसे पहले
चंबल, फिर सिंध, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, फिर मिलेगा बेतवा, फिर केन। आइए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। एक करंट से क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 70 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। कजाकिस्तान कारागंडा, यूक्रेन क्रिवोई राग, जर्मनी नॉर्मेंडी और फ्रांस पाइरेनीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी नॉर्मेंडी। जर्मनी नॉर्मेंडी जो है कि ये जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में है। कहाँ पे है? यह फ्रांस में है। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है जर्मनी, बाकी तीनों सुमेलित है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। 71 में पूछा गया है कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार, ये भी करंट क्वेश्चन से छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्चभूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। यह करंट से क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दूसरी तरफ देश है। बैगुओ ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन चीन, टाइफून फिलीपाइंस और विलीबिलीज संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो टाइफून होता है चीन में आता है। हरिकेन की बात करें तो यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। विलीबिलीज है ये ऑस्ट्रेलिया और बैगुओ कहाँ हो जाएगा? यह फिलीपाइंस। ठीक है, तो टाइफून सी का 2 जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 3, 4, 2, 1। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है कि सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आइए प्रश्न संख्या 76 देखते हैं हम लोग। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी तट, दक्षिण तट, पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी तट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी तट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, जबकि डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया हुआ है 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम कब आया है? यह 2002 में आया है। ये 2002 में आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। सबसे पहले क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर प्रोजेक्ट हाथी 1992, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 78 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा या क्यूराइल धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगुलहास धारा। यानी कि अगुलहास धारा किससे संबंधित है? हिंद महासागर से। ठीक है, और बाकी धाराओं की बात करें तो फ्लोरिडा और कनारी धारा किससे संबंधित है? अटलांटिक से। और क्यूराइल किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रम या जैविक चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ निर्जातीय समूह है, दूसरी तरफ देश है। यहूदी, मिस्र, टेडा, ईरान, बेजा, लीबिया, लूर, इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4, 3, 1, 2।
4312, यानी कि ए का 4 हो जाएगा यहूदी का इजराइल, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा टेडा लीबिया, और सी का 1 हो जाएगा बेजा मिस्र, और लूर हो जाएगा ईरान। चलिए राइट आंसर क्या होगा? सी का डी 4312। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। लेकिन आयोग ने उसका राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा बिहार, जो कि गलत है, क्योंकि जो दरभंगा बिहार से आंदोलन प्रारंभ किया गया था वह तालाब बचाओ आंदोलन था, न कि मिट्टी बचाओ। आइए प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। मोरक्को, रबात, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीयर्स, केप वर्डे, बामाको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केप वर्डे, बामाको। जो केप वर्डे है की राजधानी प्रेया है। कहाँ पर है? प्रेया, ना कि बामाको। बामाको माली की राजधानी है। बामाको किसकी राजधानी है? ये है माली की राजधानी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा 0 डिग्री सी, -18 डिग्री सी, 5 डिग्री सी या -20 डिग्री सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -18 डिग्री सी। आइए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज या फिर अभ्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीज। आइए प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम, शीयर, समुदाय गतिकी या जैव भार का पिरामिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीयर। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पर्वत दिया गया, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। एटलस फ्रांस या स्पेन, किलिमंजारो होता है इक्वाडोर, चिम्बरोजो तंजानिया, पाइरेनीज मोरक्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4321, यानी एटलस कहाँ हो जाएगा? मोरक्को। किलिमंजारो की बात करें तो बी का 3 तंजानिया, ठीक है। चिम्बरोजो की बात करें सी का 2 हो जाएगा इक्वाडोर, और पाइरेनीज कहाँ हो जाएगा? या फ्रांस और स्पेन का ये हो जाएगा बॉर्डर पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी कि आयरन विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलाजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मायोग्लोबिन। देखिए मायोग्लोबिन स्तनियों के पेशी ऊतकों में पाए जाने वाला प्रोटीन है तथा आयरन इसका मुख्य घटक है, यानी लोहा इसका क्या है? लोहा इसका मुख्य घटक है और एक प्रोटीन है। चलिए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीन उत्पादन के लिए। मलेशिया में किंडा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 89 देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी या रवांडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 4, यानी कि भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा, इन दोनों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। चलिए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। 91। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो गया, फोटो सेल। देखिए फोटो सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत पर बनाई गई एक युक्ति है जिसका प्रयोग फायर अलार्म में किया जाता है। 92 देखते हैं। 92 में पूछा गया कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो IX 9 में दिया गया है, ठीक है, भाग 9 में दिया गया है। आइए 93 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन है जो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है।
94 देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल से मतलब है पंचायती राज व्यवस्था से, तो जोड़ा गया है 1990, 91, 92, 93। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 92 में से जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या फिर आमाशय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमाशय। आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, 96। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है अनुच्छेद 2 में है, ना कि अनुच्छेद 3 में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या बेरी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो जो इसमें राष्ट्रपति किसका पूछ रहा है? संसद का पूछ रहा है। देखिए संसद की कोई भूमिका नहीं है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3, यानी कि अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। बाकी तीनों को हटाने में संसद की भूमिका होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी? तो राइट आंसर सबको पता है, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है या जमने के लिए जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है? राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग में। आइए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 101 में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों के लिए जिम्मेदार है यह, यानी कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यह शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, वित्त आयोग आर्टिकल 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, बाकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 क में नहीं है, बल्कि 323 क में क्या दिया गया है? 323 क में प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रशासनिक अधिकरण, ना कि न्यायाधिकरण। तो यह मैच नहीं कर रहा है, बाकी तीनों मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 103 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हींग। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? 268, 280, 276 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता 105 देखते हैं हम लोग। 105 में पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनका कालानुक्रम पूछा है, तो कालानुक्रम क्या हो जाएगा?
इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कब कब बना है। तो जयंती पटनायक 1992, जयंती पटनायक 1992। ममता शर्मा की बात करें तो ममता शर्मा बनी है 2011 में, सबसे लास्ट में हो जाएंगी ये। और डॉक्टर गिरिजा व्यास की बात करें तो गिरिजा व्यास 2005 में बनी है। और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 2002। देख सकते हैं एक पहले आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, 1 और 4, डी ऑप्शन सही होगा इसका, 1, 4, 3 और 2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। 107 में पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में धातु दिया गया है, उस दूसरे में उसके गुणधर्म दिए गए हैं। सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक, पारा कमरे के ताप पर द्रव्य, चांदी ऊष्मा का कुचालक, सीसा लेड चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4213, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बी का 2, पारा क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। चांदी क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। और बचा सीसा, लेड बचा, तो यह ऊष्मा का कुचालक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 108। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ई के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर लद्दाख? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद और कर्नाटक। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, 109 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लेक्सान, नियोप्रीन या टेफ्लॉन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फाइब्राइन। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। 110 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का राज्य, भाग 6 महाभारत का न्यायावधि, भाग 13 है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया है वह भाग 5 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 5 में, वो भी अनुच्छेद 76 में। आइए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पदार्थ दिया गया और उसका अनुप्रयोग दिया गया है। नीला थोथा, कृत्रिम वर्षा, इयोसिन, कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड, लाल स्याही, जिंक फास्फाइड, कृतंगनाशी या रोडेंटनाशी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2314। ठीक है, यानी कि नीला थोथा क्या हो जाएगा? कवकनाशी। और बी जो है कि इयोसिन क्या हो जाएगा? लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा? कृत्रिम वर्षा, सी का 1। और लास्ट में जिंक फास्फाइड क्या है? कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? 111 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 112 देखते हैं। 112 में पूछा गया है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और तीनों कहाँ से होते हैं? ये 30 होते हैं लोकसभा से। और लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? इसमें 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो पूछा कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 कहाँ से होते हैं? 30 लोकसभा से होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह करंट का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। 114 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, और नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। किस में किया गया है? ये किया गया है भाग
2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। आइए 115 देखते हैं, ये भी करंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। 116 देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा गया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ये तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। 117 में पूछा है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए, 1.0, 1.6, 2.1 या 2.3? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.1। आइए प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, 10, 12, 13 या फिर 14? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। और वैसे कितना होना चाहिए, कुल 15% होना चाहिए, और न्यूनतम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 12, कम से कम 12 होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। 119 में पूछा गया कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है या है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय? तो इसमें से जो गणना की जाती है, जो आधार है, वो तीनों स्टार्टिंग के तीनों है। सिर गणना विधि इसको भी प्रयोग किया जाता है, कैलोरी ग्रहण इसको भी किया जाता है, पारिवारिक उपभोग व्यय इसको भी किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3। आइए प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। 120 में पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में या सज्जन सिंहवाद 1965 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीवाद 1973। आइए प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। ये करंट क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख नहीं किया गया है। जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण का उल्लेख किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 50 में। किस में किया गया है? आर्टिकल 50 में किया गया है। अगर हम लोग 48 की बात करें तो 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, और न्यायपालिका का पृथक और कार्यपालिका से पृथककरण किस में है? आर्टिकल 50 में है। आइए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। 123 में पूछा गया है कि पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। ठीक है, 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। 124 देखते हैं। 124 में पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर, इसमें कौन कौन से सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है, न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। ठीक है, आर्टिकल 4 में इसका उल्लेख किया गया है और इसका निर्धारण कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। चलिए 125 देखते हैं। ये करंट क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। 126 देखते हैं। पूछा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। देखिए इसमें दोनों कथन भी सही है और कारण दोनों सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 126 का सी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 126 का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। बी इज़ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है
भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2022, 24, 26 या फिर 30? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2024। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या विनियोग विधेयक? तो इसमें एक ही है, सामान्य विधेयक। इसके लिए क्या, जिस पर गतिरोध होता है उसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है कि संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की। 129 देखते हैं। 129 में पूछा गया है कि ये आपका, चलिए करंट क्वेश्चन नहीं है। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? 1999, 2005, 2010 या 2015? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 2010। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2010। आइए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। करंट, ये क्वेश्चन करंट का है, इसे छोड़ देते हैं, नहीं इसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति एनीमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897? तो उसका राइट आंसर 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है, किस ऑप्शन में? सी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। आइए प्रश्न संख्या 131 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 131 में पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन या NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण में कहा गया कि NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये गलत है परंतु आर सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 67 ख, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना और अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका प्रश्न संख्या 132, प्रश्न संख्या 132, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2341, यानी कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, 67 ख की बात करें तो हो जाएगा सॉरी इसका राइट आंसर 2341 ही है। तो ए का 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख किससे संबंधित है? बी का 3 यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? सी का 4 स्पीकर को हटाना। ठीक है, अनुच्छेद 90 डी का 90 क्या हो जाएगा? राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 90 का डी का 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2341 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग, एक करंट क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। प्रश्न का 34 देखते हैं। 134 इसमें पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है केंद्रीय बजट 2020-21, इसको छोड़ देते हैं, करंट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 137, इसमें पूछा गया है कि पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ योजना दिया गया, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया। PM जन आरोग्य अभियान 2015, PM वय वंदन योजना 2018, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2017 और स्वच्छ भारत अभियान 2014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2314 यानी कि पीएम जन आरोग्य अभियान कब है स्टार्ट हुआ 2018 में। ठीक है, और बी का 3 हो जाएगा पीएम वय वंदन योजना 2017 में स्टार्ट हुआ। और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट हुआ है, यह हुआ है आपका 2015 में। और स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ है 2018 में स्टार्ट हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या फिर नीति आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीति आयोग। आइए प्रश्न संख्या 139 देखते हैं। 139 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 140 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से अधिक न हो, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, इसके अंतर्गत ₹3,000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। ठीक है, 141 देखते हैं। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 141 का? 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 142 में पूछा गया है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या फिर जैविकी पर्यावरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिचालन पर्यावरण। आइए 143 देखते हैं हम लोग। 143 में पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी, ये करंट से क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। आइए प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या फिर रेटजेल द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनेट द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना या फिर प्रवाल भित्ति का विरंजन होना? तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 1 2 3 2 3 1 3 4 या फिर 1 2 3 4? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि सभी इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। ठीक है, समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। आइए प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। 147 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कब कब बना है। तो नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड ये आपका है 1982, नाबार्ड की स्थापना ये 1982 है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4123 सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है और 1975 में किया गया है। और स्वयं सहायता समूह की स्थापना 1982 में की गई है। ठीक है, तो और नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में की गई है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना की गई है, यह हुआ था आपका 1998 में। और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम यह इसकी स्थापना हुई है 1992-93 में।
तो राइट आंसर 4123 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4123। इसकी स्थापना 1982 में की गई है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में है। केसीसी 1998 में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न संख्या 148 देखते हैं। 148 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रडलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन या द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। ठीक है। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। 149 में पूछा गया है, यह करंट का क्वेश्चन है। कौशल विकास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल 1। प्रश्न संख्या 150 देखते हैं। 150 में पूछा गया कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो किस राज्य का वो हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के सम्मिलित क्षेत्र में स्थित है। एक अभयारण्य है जो कि प्रमुख रूप से घड़ियालों के संरक्षण से संबंधित है। तो यह यूपीपीएससी 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के 150 प्रश्न थे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।